ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन ऋतु परिवर्तन का दिन भी माना जाता है। आज से सर्दियां समाप्त होने लगती हैं और गर्मी का आगमन होना शुरू हो जाता है। तो आज हमारा जो विषय भी है वो भी ऋतु परिवर्तन का है। तो आज विशेष स्वागत डॉक्टर दिनेश विश्वास जी का। आज आपका विषय बहुत ही समय के अनुसार, आज के दिन के अनुसार, समय परिवर्तन का जो हो रहा है आज से उसके अनुसार है। जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋतु परिवर्तन से जो वात पित्त कफ में संतुलन बिगड़ जाता है, उन रोग, उससे जो रोग होते हैं उसका आयुर्वेदिक के अनुसार कैसे उपचार किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। सभी लोग नोट्स बनाएं या प्राणायाम करते रहें। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच। जी। आप और डॉक्टर आप साहब का परिचय दे देते हैं एक बार। जी। जी दीदी से रिक्वेस्ट है कि जी जी जी। डॉक्टर साहब का परिचय कराएं। डॉक्टर साहब का पुनः एक बार स्वागत है। ये तो योग परिवार के हमारे सदस्य ही हैं। तो और आज बसंत पंचमी वाले दिन डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, ये तो और भी प्रसन्नता की बात है। हम जब ये विषय तय कर रहे थे पंत जी के साथ, तो ये हुआ कि जैसे आमतौर पर बदलती ऋतु के अंदर ये होता है कि इस ऋतु में क्या समस्याएं हो सकती हैं उसके ऊपर विचार करें। तो विषय बना बसंत ऋतु में जो होने वाले रोग। तो फिर हमने जब विषय देखा तो हमने कहा बसंत ऋतु और रोग। बसंत ऋतु तो सुंदरता और प्रेम और उत्कृष्टता का समय माना जाता है। इसमें तो लिखना ये कि बसंत ऋतु में होने वाले जो रोग हैं, ये तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा चलो ऋतु परिवर्तन की हम बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में कहेंगे तो सब लोग कहेंगे कि अगर बसंत में भी रोग हैं तो फिर किस ऋतु में ठीक रहेंगे लोग। तो इसलिए परंतु ये भी था कि सब लोगों को लगातार कुछ ना कुछ मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एक्सपर्टीज का फायदा होता रहे। डॉक्टर साहब ने बीएमएस किया है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से, फिर सीसीवाईपी किया वहां से भी, और फिर डीएनएचई इग्नू से किया। एमएससी आपने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई से किया था, और विदेश में भी आपका अध्ययन हुआ। बीवाईपी आपने फिलीपींस से किया। इस समय आप काया बिंदु मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद हॉस्पिटल बरेली जो है उसमें आप कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेंटर के अंदर आपको 15 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है, और आप साइकोसोमेटिक डिजीज काउंसलर तो हैं ही, स्पिरिचुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। हमारे कक्षा में कई बार आपका मार्गदर्शन मिला है। तो आज के दिन जो अभी जो ऋतु परिवर्तन से होने वाले रोग हैं, उस संदर्भ में आपसे हमने निवेदन किया कि आज आप चर्चा करें। डॉक्टर साहब। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने पुनः एक बार आमंत्रित किया यहाँ पे व्याख्यान के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ऋतुओं की महत्वता हमारे भारतीय संस्कृति में तो है ही, और हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, क्योंकि आचार्यों और महर्षियों को पता था कि हर ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, दोषों की स्थिति क्या होती है, शरीर का बल कैसा रहता है। उसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था की है उसको समझना बहुत जरूरी है। अभी आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब हम लोग जो जिस काल में है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरायण में। अब सूरज आ गया है। जो सूर्य की स्थिति होती है उसी से ही, क्योंकि यही एक वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को और सृष्टि को अपने में समाहित किए हुए है, बांधे हुए है। आप देखिए कि सूरज की जो रोशनी होती है, उसकी जो तपिश है, उसकी वजह से ही पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो उस चेंजेस को समझने के लिए कि ऋतु के प्रभाव शरीर पे क्या पड़ता है, उसके लिए जो व्यवस्था की है हमारे आचार्यों ने, दो पार्ट में हमारे काल को डिवाइड किया उन्होंने। आदान काल जिसको हम लोग उत्तरायण बोलते हैं, और विसर्ग काल जिसको हम लोग दक्षिणायन बोलते हैं। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें काल को समझना पड़ेगा। तो महर्षियों ने बहुत ही इंपॉर्टेंटली, माइन्यूटली समझा काल को और उसको विभक्त किया है।
सबसे जो छोटी इकाई होती है काल की, उसको हम लोग निमिष बोलते हैं। और 15 निमिष मिलके एक काष्ठ बनता है। और जो काष्ठ की अगर मैं अगर सेकंड्स में गणना करूं, तो 4.8 सेकंड का एक काष्ठ होता है। यानी कि निमिष जो हो जाएगा वो भी कितना कम, मतलब निमिष का मतलब जितने में आप एक पलक झपक लेते हो, इसको निमिष बोलते हैं। तो 15 निमिष बराबर एक काष्ठ होता है, जिसकी गणना 4.8 सेकंड की गई है। 30 कास्ट बराबर एक कला होता है। अगर मैं इसको सेकंड्स में देखूं तो 144 सेकंड्स का एक कला होती है। और एक जो 30 20 कला हमारी मिलके एक मुहूर्त बनता है। मुहूर्त का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो मुहूर्त कितनी देर का होता है? तो ये लगभग लगभग 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। और 30 मुहूर्त मिलके एक अहोरात्र बनता है। अहोरात्र मतलब पूरा एक दिन और एक रात्र। और 15 अहोरात्र मिलके बनता है एक पक्ष। और एक पक्ष, दो पक्ष मिलके एक मास बनता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक मास में लगभग लगभग 30 अहोरात्र होते हैं, क्योंकि 30 दिन होते हैं, आप सभी जानते हो। 2 मास मिलके एक ऋतु बनती है। 3 ऋतु मिलके बनता है एक अयन, जो सभी में मैंने बात करी आपको कि उत्तरायण और दक्षिणायन। यानी कि एक एक आयन में 3 3 ऋतुएं हैं। उसको आगे हम आगे चर्चा में लेके आएंगे। और 2 अयन मिलके एक संवत्सर बनता है, जैसे हम लोग बोलते हैं विक्रत विक्रम संवत्सर, यानी कि एक वर्ष। और 5 वर्ष बन मिलके यानी कि 5 संवत्सर कह लें या वर्ष कह लें, एक ही बात है, एक युग बनता है। तो ये पूरी जो काल की संरचना की है हमारे आचार्यों ने, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। अब सोचिए कितना छोटा सा उन्होंने लिया कि निमिष, जितने में आपकी पलक झपक जाती है, उसको निमिष वहां से लेकर के और 5 साल तक का जो काल का विभाजन उन्होंने किया अपने उसको समझने के लिए, पूरे ऋतुओं के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी अब जो 2 अयन की मैं बात कर रहा था कि दक्षिणायन और उत्तरायण, तो अभी सूरज उत्तरायण में है। और जब सूरज उत्तरायण में होता है तो उसकी तपिश बढ़ती है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले उत्तरायण में, चूंकि अभी हम लोग हैं, अभी हमारे बरेली में उत्तरायणी मेला भी लगता है, जगह जगह पे लगता होगा ये। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल है उत्तरायण। क्योंकि उस समय जो सूरज की गति होती है वो उत्तर दिशा में हो जाती है, और जैसे जैसे ये अपनी उत्तर दिशा में बढ़ता है, इसकी जो तपिश है वो बढ़ती चले जाती है। तो सबसे पहला जो ऋतु आता है इसमें, अगर मैं बात करूं उत्तरायण में, तो सबसे पहला ऋतु आएगा शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु बहुत इंपॉर्टेंट ऋतु है इसको समझने में। और अभी हम आ रहे हैं वसंत ऋतु में। चेंजेस हो रहा है, ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है। और लास्ट जो ऋतु रहेगी वो ग्रीष्म ऋतु। यानी कि ये 3 ऋतु मिलके उत्तरायण बनता है आधा, इसको हम लोग आदान काल भी बोलते हैं। तो इन 3 ऋतुओं में क्या होता है, दोषों की स्थिति समझिए। जब शिशिर ऋतु होता है, तब आप देखिए कि बॉडी का जो बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, अग्नि का जो बल होता है वो भी ज्यादा होता है। क्योंकि आप देखते हो कि ठंड में भूख भी ज्यादा लगती है, और हम लोग खाना भी ज्यादा खाते हैं। जब भी हम लोग खाना ज्यादा खाएंगे, तो ये जो दोष की स्थिति होती है, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है संचय, दूसरा होता है प्रकोप, और तीसरा होता है प्रशम। यानी कि ये 3 अवस्थाएं दोषों की होती हैं। अगर हम कफ को ही कंसीडर करते हैं, तो कफ का जो संचय काल होता है वो होता है शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु। और उसका जो प्रकोप अवस्था होती है वो होती है वसंत ऋतु। और जो उसकी प्रशम अवस्था होती है, यानी कि वो दोष बैलेंस हो जाता है और कम हो जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है, वो होता है ग्रीष्म ऋतु में। तो आप ये सोचिए कि ये तीनों ही स्थिति में आपका आहार विहार ऐसा होना चाहिए कि अभी जब आपने शिशिर ऋतु में है, तो आपको पता है कि वहां पे कफ का संचय हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, ऑयली ज्यादा खा रहे हैं, है ना। तो उस समय पे क्या होगा, जब भी ज्यादा खाना खाओगे आप, तो अब अभी तो उस समय अग्नि आपकी अच्छी है, आपकी अग्नि उसको डाइजेस्ट कर पा रही है। लेकिन हर मनुष्य में या अग्नि की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। किसी किसी में हो सकता है अग्नि थोड़ी सी
कम है, जिसको वैसे आप खाना तो ज्यादा खा रहे हो लेकिन आपका खाना पच नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कफ की उत्पत्ति कर रहा है। और वही कफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। और एक्यूमुलेट होने के बाद जैसे ही जो सूर्य की स्थिति है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, उसकी जो तपिश है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, तो वो कफ जो जमा हुआ है पूरे शरीर में, तो वो द्रवीभूत होने लगता है। और जैसे ही वो द्रवीभूत होता है तो फिर वो कफ जनित व्याधि को उत्पन्न करता है। अब ये हुई हमारे कफ दोष की अवस्था। अब इसी तरीके से अगर हम दक्षिणायन को देखेंगे, जब जो सूरज है वो दक्षिण में चला जाता है, तब सबसे पहले वर्षा ऋतु आती है। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, और शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है। यानी कि जैसा आदान काल में था वैसे ही विसर्ग काल, यानी कि उत्तरायण में जैसी स्थिति थी वैसे ही दक्षिणायन में देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जो बल कम होता है वो हमारा होता है वर्षा ऋतु में। और शारीरिक बल, अग्नि बल, और मध्यम होता है शरद ऋतु में। और सबसे ज्यादा अग्नि कहाँ हो जाती है, हेमंत ऋतु में। तो अगर अग्नि की बात करें और बल की बात करें, शारीरिक बल की बात, तो सबसे ज्यादा बल हमारा हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में रहता है। और सबसे कम बल हमारा ग्रीष्म ऋतु, चाहे वो अग्नि बल हो चाहे शारीरिक बल हो, ग्रीष्म ऋतु में रहता है और वर्षा ऋतु में रहता है। तो ये दोषों की हमारी शारीरिक बल की और अग्नि की स्थिति है। क्योंकि अग्नि का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कितना भी अच्छा आहार विहार कीजिए, लेकिन अगर आपकी अग्नि की स्थिति ठीक नहीं है, आपके जो खाने को पचा रही है, तो आपका खाना सही से पचेगा नहीं। और शरीर में भी बल उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अग्नि को ही हमने बल के कॉन्सेप्ट से कोरिलेट किया है हमारे महर्षियों ने। तो और उसको हमें देखने को भी मिलता है। आप अपने आपको ही एक बार अगर आप देखोगे, आप कंसिडर कीजिए अपने शरीर को, कि आपका शारीरिक बल सबसे ज्यादा किस समय पे रहता है और शरीर का बल सबसे कम किस ऋतु में रहता है। तो आपको ये पता लगेगा कि ग्रीष्म ऋतु में आपको बॉडी का बल और अग्नि का बल, क्योंकि आप देखोगे कि जितने ज्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस और लूज मोशंस के केसेस, क्योंकि उस समय आप अगर ओवर ईटिंग करते हो और आपकी अग्नि ठीक नहीं है, तो आपका शरीर खाना सही से पचेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन हो सकता है। तो वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि बरसात के ऋतु में या फिर गर्मी की ऋतु में डायरिया और डिसेंट्री के केसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे दो जो ऋतु है, ऋतु के हिसाब से मैंने आपको बताया कि अग्नि की क्या कंडीशन रहती है और शारीरिक बल की क्या कंडीशन रहती है। अगर थोड़ा सा हम देखें कि कौन कौन से ऋतु मिलके, जो आप अधिकतर सभी लोग योगी हैं तो सबको ऋतुओं के बारे में पता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो शिशिर ऋतु है, तो माघ और फाल्गुन मिलके शिशिर ऋतु बनाता है। चैत्र और वैशाख मिलके वसंत ऋतु बनाता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ मिलके ग्रीष्म ऋतु बनाता है। और श्रावण मास और भाद्रपद, जिसको भादो भी बोलते हैं हम लोग, वो मिलके वर्षा ऋतु बनाता है। और अश्विन और कार्तिक मिलके शरद ऋतु बनाता है। और हेमंत ऋतु जो है वो माघ शीश और पूष, पूष में बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो जो महीना रहता है वो रहता है आपका दिसंबर का। तो उसमें अब तो खैर सिनेरियो चेंज हो रहा है, पहले जैसा कुछ नहीं रह गया है। तो ये हमारे दो दो मास मिलकर के एक एक ऋतु को गणना करता है। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये मैंने आपको कफ का एक एग्जांपल दिया कि कफ के संचय की, प्रकोप की और प्रशमन की क्या अवस्था रहती है। अगर मैं आप दूसरा दोष लूं, जैसे पित्त दोष है, तो वर्षा ऋतु में पित्त का क्या होता है, संचय होता है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और उसका प्रशमन हेमंत ऋतु में हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम वात की बात करें, तो वात का जो, अभी आप देखिए कि जो ठंडी हवाएं चलती हैं, इससे क्या होता है बसंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में, इसमें वात का संचय होता है। इसका प्रकोप जो होता है वर्षा से पहले, यानी कि जो बारिश होती है उससे पहले इसका प्रकोप होता है। आप देखोगे जैसे बोलते हैं ना, पुरवाई जब चलती है तो लोग बोलते हैं कि मेरे घुटने में, जोड़ों में दर्द होने लगा है। तो वो क्या होता है, वात की प्रकोप अवस्था है। और शरद ऋतु में इसका संचय हो जाता है। तो ये दोषों की स्थिति है, किन किन ऋतुओं में जय प्रकोप और प्रशमन स्थिति रहती है। तो ये
अगर हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप देखिए कि जितनी भी एसिडिटी वाली परेशानी होती है वो शरद ऋतु में, यानी कि अगर आप अगर मंथ वाइज देखो तो सितंबर अक्टूबर में उस तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना भी गंदा पानी है जो बरसात में होता है उससे हमारा जल जो होता है वो कलुषित हो जाता है। और वो कंटामिनेटेड वाटर अगर हम कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं और पित्तज आहार विहार ज़्यादा करते हैं, पूड़ी पराठा, क्योंकि आप देखिए कि जो बल है अग्नि बल और हमारा शारीरिक बल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि अग्नि बल और शारीरिक बल के अकॉर्डिंग ही हमारा डाइट का पाचन होता है। क्योंकि जितना अच्छा पचाते हो आप हेमंत ऋतु में, यानी कि दिसंबर से नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी तक, जनवरी फरवरी तक, ये जितना अच्छा पाचन का समय है। क्योंकि आप देखिए इसी समय सबसे अच्छी चीजें हमारे को हमारी प्रकृति भी देती है। मूंगफली इस समय आता है, जितनी भी गरिष्ठ चीजें हैं वो इस समय पे मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और बाजरा रहता है, तो उसको हम अच्छे से हम पचा पाते हैं। लेकिन जैसे ही जो हमारा शारीरिक बल और अग्नि बल होता है वो मध्यम और क्षीण अवस्था में जाता है, तो वो जाने पर कि हमारे डाइजेशन ठीक नहीं होता है। तो उस तरीके का आहार विहार अगर हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब बसंत ऋतु की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरीके का आहार विहार हमारा होना चाहिए कि जो हमारा कफ है वो भी क्योंकि वो बढ़ा हुआ है, अगर ऐसे अवस्था में अगर हम कुछ ऐसा खाते हैं जो कफ को और बढ़ा दे तो दोषों की स्थिति और बढ़ सकती है। और कफ जनित व्याधि, चाहे वो खांसी हो, जुकाम हो, सर दर्द हो, और उधर जत्रुगत यानी कि फेफड़े से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आचार्यों ने बताया कि हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, वो लघु होना चाहिए, ठीक है। वो सुपाच्य होना चाहिए, जो आराम से पच जाए बहुत ज्यादा उसमें। क्योंकि बल यहाँ पे अग्नि बल भी मध्यम है, शारीरिक बल भी मध्यम है, तो आहार सुपाच्य होना चाहिए। जौ का बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, यव जिसे हम लोग बोलते हैं। और गोधूम यानी कि गेहूं से बनी हुई चीजें इसमें निर्दिष्ट की गई हैं कि आप उसको ले सकते हो। आपका जो आहार होना चाहिए वो तीक्ष्ण होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ कि आयुर्वेदिक कंसेप्ट बहुत सिंपल है। क्योंकि कफ के जो गुण धर्म है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि कफ बढ़ रहा है, हमारे प्रकोप अवस्था में है। कफ का जो गुण धर्म होता है वो होता है गुरु। तो गुरु का उल्टा हमें क्या लेना पड़ेगा, लघु आहार लेना पड़ेगा। अगर हम गरिष्ठ भोजन अगर इस समय पे लेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो गुरु का ऑपोजिट हो गया लघु। इसका जो दूसरा गुण होता है वो होता है शीत। शीत का हमें क्या लेना पड़ेगा, उष्ण लेना पड़ेगा, ठीक है। स्निग्ध, इसका एक गुण होता है स्निग्ध। तो स्निग्ध का ऑपोजिट क्या हुआ हमारा, जो रूखे द्रव्य है, सॉलिड द्रव्य है, वो हमें लेना पड़ेगा। तो हमारा जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए तीक्ष्ण, उष्ण, और लघु आहार लेना चाहिए हमें, रुक्ष आहार लेना चाहिए, कटु, क्षार, तीक्ष्ण, कषाय और अद्रव। अद्रव का मतलब होता है जो सॉलिड हो, ज्यादा लिक्विड आप लोगे। क्योंकि जो कफ का एक गुणधर्म है वो द्रव गुण भी है। तो यहाँ तक जो हमारे आचार्य सुश्रुत है उन्होंने तो यहाँ तक निर्दिष्ट कर दिया है कि आपको लिक्विड वाली चीजें कम लेनी है। जल भी इवन उन्होंने बोला है कि जब आपको प्यास लगे तो घूट घूट आप लीजिए। क्योंकि ये आप खुद ही सोचिए, एक जगह कीचड़ है तो अगर आप वहां पे पानी और डालोगे तो वो कीचड़ और बढ़ेगा। तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत सही है। और कई ऐसी व्याधियां भी हैं कफ जनित, जैसे श्वास कास हो गया, मधुमेह हो गया, जलोदर हो गया, जैसे एसाइटिस हो जाता है पेट में, फुफ्फुस में जो हमारे लंग्स है उसमें पानी आ जाता है। इन सभी बीमारियों में पानी कम से कम या ना पीने का निर्देश किया गया है। क्योंकि पानी पीते ही आपकी खांसी बढ़ने वाली है, आपका श्वास रोग बढ़ने वाला है, आपकी डायबिटीज बढ़ने वाली है। तो ये सारी बीमारियों में ये हमें जल का निषेध किया गया है, या फिर बहुत कम घूट घूट करके पानी ये पीने का निर्देश किया गया है। तो इस तरीके के आहार विहार जो मैंने अभी आपको बताया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, सुपाच्य आहार, कटु, क्षारीय, तीक्ष्ण, इस तरीके के आहार लेना है आपको। तिक्त आहार लेना है, कसाय लेना है, ठीक है, कसैला आहार लेना है, और अद्रव यानी कि सॉलिड पार्टिकल। क्योंकि मधुर, अम्ल, लवण, ये तीन जो रस होते हैं ये ही कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो इसके ऑपोजिट कटु, तिक्त और कषाय, इस तरीके के आप रस लेंगे, रस वाले आहार लेंगे तो आपका जो ये कफ है वो कम होगा। और बहुत सी चीजें जैसे मधु,
बहुत अच्छा काम करता है। आपको भी पता है कि जब भी कफ जनित कोई व्याधियां होती हैं तो बोला जाता है कि आप शहद ले लीजिए, या फिर हम लोग बोलते हैं सीतोपलादी एक बहुत ही अच्छा एक औषध है, उसको भी हम लोग को शहद के संग मिलाने का निर्देश हम लोगों ने किया है। तो इसलिए ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। मूंग की दाल का निर्देश किया गया है। देखिए, दालों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस समय पे आप इस तरीके की दाल खाओगे जो ग्रू होती है, जैसे कि अरहर की दाल हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, लोबिया हो गया, ये सब क्या है, गुरु है। तो हमें लेना है लघु। लघु आहार आपको भी पता है सबसे अच्छा, जब भी पेट खराब होता है तो बोला जाता है कि मूंग की दाल लीजिए, मोदक की दाल लीजिए। तो उससे क्या है कि आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। हनी वाला वाटर पीने का आयुर्वेद में निर्देश किया गया है। एक हर्ब होती है जिसको हम लोग मुस्ता बोलते हैं, उसका जल लेने का निर्देश किया गया है। और आपको बोला गया है कि चंदन जो होता है ना, चंदन और कुछ ऐसे जो ठंडे द्रव्य होते हैं, उसको गर्म करके लेना। अगर आप ठंडा ले लोगे तो वो आपका कफ बढ़ाएगा, बट आप गर्म करके लेते हो, उसको गुणंतर धान करके लेते हो, सोंठ डाल के लेते हो, तो सोंठ जो है पानी के साथ, तो वो भी आपके कफ को कम करता है। तो ऐसी हमारी व्यवस्था की गई है आहार की। और जो भी सीजनल फल आते हैं, देखिए कभी आज तो क्या है कि बारह मासी सारी चीजें मिलते हैं, बट होता क्या है, जो सीजन के, यानी जिस ऋतु में जो फल आ रहा है, सब्जी आ रही है, अगर आप उसको ग्रहण करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके दोषों को ठीक करता है। बट अमूमन होता क्या है, आज गोभी भी अवेलेबल है हर सीजन में, बट आप गोभी अगर लेते हो ग्रीष्म ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। तो जो ऋतु के अकॉर्डिंग आपके फल और सब्जी आ रही है, अगर आप उसको ग्रहण करते हो तो वो आपके दोषों की स्थिति को ठीक करता है। तो वसंत ऋतु ये चल रहा है, क्योंकि ऋतु चल रही है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने आज सिर्फ वसंत ऋतु को ही लिया है। तो आप आने वाले जो जो ऋतु आते जाएंगे उसमें हम लोग ये सब्जेक्ट, अभी नेक्स्ट जब ग्रीष्म ऋतु आएगा, उसके बाद वर्षा ऋतु आएगा, तो हम लोग उस पर्टिकुलर समय पे उस ऋतु के आहार विहार के बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन इस समय वसंत ऋतु है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग कफ से होने वाली व्याधियों से बचे रहें। आहार विहार और औषध, ये तीन एक सूत्र है आयुर्वेद के। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आहार विहार होता है, क्योंकि औषध आप कितना भी अच्छा ले लें, लेकिन अगर आहार विहार सही नहीं रहा तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी संरचना अभी जो मैं आहार की बता रहा हूँ, आपको जल का मैंने बताया है कि जल हर सीजन का अलग होता है। जैसे आप साउथ में अगर जाते हो तो वहां पे ठंड के समय पे खैर का पानी देते हैं वो लोग, थोड़ा सा लाइट रेड कलर का पानी होता है उनका। और अगर आप गर्मी में जाते हो तो वो लोग उशीर का पानी देते हैं। देखिए वो लोग कितने अपने एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। और आप साउथ में जब भी जाओगे तो आपको वहाँ पे आयुर्वेद ज़्यादा दिखाई देगा रादर देन एलोपैथ, क्योंकि उन्होंने समझा हुआ है कि ये हमारी प्राइमरी जो चिकित्सा पद्धति है, वो हमें साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। और उससे ही जुड़ के चलते हैं। क्योंकि मेरा अपना खुद का मानना है कि 5% ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन और आईसीयूज और इन सब की जरूरत होती है। 95% जो बीमारियां होती हैं वो सेल्फ हील्ड होती हैं, जो अपने आप ठीक होने वाली होती हैं बॉडी में। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं आहार विहार ठीक ना रखने की वजह से उसमें क्रॉनिसिटी आ जाती है। फिर वही बीमारी आगे चल के, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मूत्र से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं, अगर हम उसको सही से ट्रीटमेंट ना करें तो वो सारी की सारी आगे जाके कन्वर्ट होने हो जाती हैं मधुमेह में, यानी कि डायबिटीज में। और कि ये चीज हमें किसी को बताता नहीं। अगर किसी को यूरिन में इन्फेक्शन भी होता है तो वो एंटीबायोटिक लेके ठीक कर लेता है, या फिर स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो वो स्टोन की ट्रीटमेंट करके ठीक हो लेता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि ये सारी बीमारियां मूत्र में आ क्यों रही हैं। क्योंकि शरीर में जहां जहां भी क्लेद है, वो वहां से खींच करके हमारा जो वात है उसको मूत्राशय में लाके वो मूत्र के मार्ग से बाहर छोड़ रहा है। चाहे वो आपका एल्बुमिन निकाल रहा है, चाहे वो कैल्शियम निकाल रहा है, चाहे वो इन्फेक्शन को निकाल रहा है, गंदगी निकाल रहा है। तो अगर कुछ भी यूरिन से रिलेटेड आपके बॉडी में हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए कि आने वाले समय पे आप एक डायबिटिक पेशेंट हो। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये हमारे आचार्यों का जो उनको हम लोग बोलते थे आप्तोपदेश, यानी कि जो उन्होंने बोला वो कहीं ना कहीं दूरदृष्टि है, त्रिकालदर्शी है। क्योंकि जिस समय पे हमारी ये संहिताएं लिखी गई थी
उस समय पे डायबिटीज का कोई भी पेशेंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लिख दिया था आज से सुखम स्वप्न सुखम गुण व्यकृतम। यानी कि जो एक सीडेंटरी लाइफ हैबिट है और एक ऐसा है कि सुकुमार वाली स्थिति में रहेगा जो लोग, और गुड़ के व्यकृत, यानी कि उस समय तो चीनी थी ही नहीं, आज से 3,000 साल पहले, लेकिन उन्होंने तब भी लिख दिया था कि जो गुड़ के विकार है, तो गुड़ के विकार क्या है, जिसको विकृत करके हमने बनाया, तो वो चीनी ही है, खांड है। तो ये चीज उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस तरीके की लाइफ हैबिट, लाइफ स्टाइल को जो रखेगा, गुड़ के विकारों को ज्यादा खाएगा, तो उनको क्या होगा, और दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाएगा। ये सारी चीजें उन्होंने एक एक करके लिख दी। आज आप देखिए कि इंसान के अलावा कोई जीवन भर दूध नहीं पीता। तो अगर हम कोई भी चीज एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी को जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही है जितनी हमारे माँ के स्तन में है। हमने क्या किया, उसको उसको तो उपभोग किया ही, और जीवन भर जिसका दूध हमें नहीं पीना चाहिए, जो किसी और के हिस्से का है, वो हम पीते हैं। अब उसमें इतनी ज्यादा प्रोटीन होती है, इतनी ज्यादा फैट होता है, और इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो होगा क्या, वो हमारे बॉडी में जब जाएगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ दुष्प्रभाव डालेगा, क्योंकि बॉडी में एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आप देखिए, इंसान के अलावा ना कोई जानवर पूरे जीवन भर दूध पीता है, ना चावल खाता है, ना गेहूं खाता है, और ना वो उनको किसी को डायबिटीज है, ना कोई हार्ट डिजीज है। तो ये सारी बीमारियां मनुष्य को ही है, क्योंकि मनुष्य ने अपना जीवन को परिवर्तन किया है, परिवर्तित किया है, अपने आहार शैली को उसने बिल्कुल चेंज करके रख दिया है, जिसकी वजह से उसे व्याधि उत्पन्न हो रही है। तो हम अपने थोड़े से विषय से दूर चले गए, लेकिन मैं फिर से पुनः विषय पे लौटता हूँ। तो एक बार फिर से लिख लीजिए किस तरीके का आहार विहार वसंत ऋतु में होना चाहिए। वसंत ऋतु में लघु आहार होना चाहिए, सुपाच्य आहार होना चाहिए। यव का आप जौ का प्रयोग कर सकते हैं, आप गोधूम का प्रयोग कर सकते हैं, आप तीक्ष्ण उष्ण क्षारीय जो क्षार जिसमें होता है वो ले सकते हैं, आप कसाय कटु तिक्त आहार ले सकते हैं। अद्रव यानी कि सॉलिड लेना है आपको, लिक्विड बहुत ज्यादा नहीं लेना है। रुक्ष आहार लेना है आपको, उष्ण आहार लेना है। और दालों में आप मूंग की दाल ले सकते हैं, जौ और मधु का प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो जांगल मांस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके के मांस होते हैं, एक आनुक प्रदेश के होते हैं और एक जांगल प्रदेश के। आनुक प्रदेश मतलब वो जल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो, और जांगल मतलब जो जंगलों में रहने वाले होते हैं। तो जंगल मांस का प्रयोग कर सकते हैं। लिक्विड आपको जो लेना है वो ऐसा नहीं लेना है आपको। मैंने दो तीन तरीके के लिक्विड बताए। एक तो आपको सोंठ के संग मिला हुआ लेना है, तो पानी में 2 लीटर पानी ले लीजिए आप, और आधा चम्मच सोंठ, उसको बॉईल कीजिए, जब वो सूख के 1 गिलास रह जाए, 1 लीटर रह जाए, तब उसको छान लीजिए, वही पानी आपको पीना है। या फिर आपको शहद में मिक्स किया हुआ पानी पीना है, या फिर एक हर्ब होती है मुस्ता, उसको आपको मार्केट में मिल सकता है मुस्ता चूर्ण के नाम से, उसको आप मिक्स करके पानी में बॉईल करके ले सकते हैं। या फिर आपको मैंने बताया चंदन और इस तरीके के जो असनादि गुणों के जो हमारे हर्ब्स होते हैं, उनको आप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। अगर बात करें हम लोग कि हमारा विहार कैसा होना चाहिए, तो इसमें लाइट एक्सरसाइज बताई गई है, और नंगे पैर चलने के लिए बोला गया है। और नंगे पैर चलने से जो ओस होगी वो, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। एक आपका एक्यूप्रेशर भी हो जाता है साथ में। जो एक अभी इस समय पे जो सूर्य की जो गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और क्योंकि हेमंत और शिशिर ऋतु में नंगे पैर चलने का विधान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है। तो ये जो विधान है नंगे पैर चलने का, ये वसंत ऋतु से ही स्टार्ट होता है, और फिर उधर आप ग्रीष्म ऋतु तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अपथ्य की बात करें कि तो किस तरीके का आहार विहार हमें नहीं खाना है, तो मैंने वही बोला, जो कफ के गुण धर्मों को बढ़ाए उस तरीके के आहार विहार को आपको नहीं करना है। आपको मधुर अम्ल लवण रस का ज्यादा सेवन नहीं करना है, ऐसे आहार विहार नहीं करने हैं जो आपको मधुर अम्ल और लवण को बढ़ाए। ये बढ़ेगा कैसे, जैसे चावल हो गया, दही हो गया, केला हो गया, ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब आपको नहीं लेना है। गुरु भारी चीजें नहीं लेनी है, और स्निग्ध ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं लेनी है आपको। आप ऐसे कोई फ्रूट्स नहीं लेने जो बहुत ज्यादा खट्टे हों। अगर आप फ्रूट्स लेते हो
जो कि खट्टे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कफ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका आहार विहार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इस तरीके का आहार विहार लेते हो जो कफ को बढ़ाएगा, तो कफ जनित व्याधि भी बढ़ सकती हैं। आपको मीठी चीज़ें, जैसे चीनी से बनी हुई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जल, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि या तो जल बहुत कम पीजिए आप, या फिर जल की मात्रा उतनी होनी चाहिए कि जितने में आपकी एक घूंट में प्यास। अमूमन हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो संस्कृति है, जो मैंने देखा है लोगों को, वो लोग जैसे पानी का गिलास लिया तो पूरा गिलास पी लिया, बोतल ली तो पूरा बोतल पी लिया। कई लोग तो खाने के बीच में इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं, क्योंकि जो पानी का एक विधान है कैसे पीना चाहिए, तो वो घूट घूट करके ही पीने का विधान है। और जैसे कई लोग क्या करते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग बैठ के पानी पीते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, क्योंकि बैठ के पानी पीने से क्या होता है कि पानी धीरे 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 करके हमारे जो स्टमक है उसमें होते हुए हमारे आंतों में जाता है। अगर हम खड़े होके पीते हैं तो वो पूरा का पूरा पानी सीधे के सीधे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और कहीं ना कहीं वो जाके तुरंत हमारे दोषों की स्थिति को चेंज कर देता है। तो अगर आप पानी पी भी रहे हैं तो बैठ के पीजिए, और घूट घूट करके पीजिए। और खाने के बीच बीच में आप एक घूट करके पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद कम से कम पानी मत पीजिए। इससे आपकी जो जठर अग्नि है वो प्रभावित होती है, अगर आप पानी एकदम से पी लेते हो। क्योंकि आहार के संग जठर अग्नि का संयोग लगभग लगभग 4 घंटे तक रहता है। लेकिन शुरुआती दौर में जब खाने को उसकी धातुओं में कन्वर्ट करना है, भूत में कन्वर्ट करना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सोचिए कि कितने किस लेवल तक काम होता है। धातुओं के लेवल पे काम होता है पहले, फिर भूत के लेवल पे भी काम होता है। जो हमारी 5 भौतिक तत्व है उसमें भी हमारे जो अग्नि है, क्योंकि एक तो मूल जठर अग्नि है, दूसरी 7 धातु अग्नि है। जितनी भी धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हर धातु की एक अग्नि होती है। बस शुक्र की अग्नि नहीं होती है, क्योंकि वो अल्टीमेट धातु है, और जिसका शुक्र अच्छा है उसी का ओज अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे 7 धातु अग्नि है और 5 भूत अग्नि है, जितनी भी हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनकी भी अग्नि होती है, जो आहार से क्या करती है, अपने उपादान द्रव्यों को ले लेती है, और जहां जहां जिस चीज को पहुंचना होता है। अब जैसे सपोज कीजिए, जो हमारी पहली धातु है रस, उसमें जल महाभूत की अधिकता होती है। रक्त, उसमें जल और अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। फिर मांस, मांस में जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। और उसके बाद मेद आता है, मेद में भी पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता होती है। अस्थि में पृथ्वी महाभूत की सबसे ज्यादा अधिकता होती है, और कहीं ना कहीं आकाश महाभूत की अधिकता होती है। क्योंकि आप देखते हो जो हड्डियां होती हैं उसमें हल्के 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 ब्रिटलनेस होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे पोर भी होते हैं, और ये जब पोर जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और मज्जा, मज्जा में हमारी जल महाभूत की अग्नि अधिकता होती है, और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। और शुक्र धातु में हमारी जल महाभूत की अधिकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे सातों धातु हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे महाभूतों से ही मिलके बने हैं। तो इस लेवल पे हमारा डाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम पहले ही लेवल पे हमारी अग्नि को डिस्टर्ब कर दें, उसको डाइल्यूट कर दें, उसको मिनिमाइज कर दें, तो कहीं ना कहीं आहार का पाचन सही नहीं होगा। तो वो पहले लेवल पे ही जब रस को नहीं सही से बना पाएगी, तो उत्तरोत्तर धातु, उत्तरोत्तर भूत, जो हमारे पंच महाभूत है, उसमें विभक्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जल पीने का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप समझ के करते हैं, जो नहीं करते हैं इसको फॉलो करते हैं, वो कुछ दिन करके देखेंगे तो उन्हें समझ में आ पाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इनटेक। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारा विहार, जो अपथ्य विहार है, वो है दिवा स्वप्न। इसमें दिवा स्वप्न नहीं करना है, मतलब दिन में नहीं सोना है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो कहीं ना कहीं कफ बढ़ता है, और अगर हम दिन में सो जाते हैं तो वो कफ दिक्कत करेगा, कफ बढ़ेगा, और ऑलरेडी वसंत में हमारा कफ प्रकोप अवस्था में है। सिर्फ एक ऋतु ऐसी है जिसमें सोने का विधान है, वो आप सभी जानते होंगे, ग्रीष्म ऋतु, जिसमें हम सो सकते हैं।
अब क्या क्या पंचकर्म करें, क्योंकि जो बॉडी में कफ जम गया है, या तो हम क्या कर रहे हैं, आहार और विहार से उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बढ़े ना। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जो बढ़ा हुआ है उसको हमें क्या करना है, शरीर से निर्हरण करना है, यानी कि निकालना है। तो उसके लिए पंचकर्म आप सभी लोग जानते हो। तो उसमें कुछ बाह्य प्रयोग करना है, बाह्य चिकित्सा है, और कुछ अंतर चिकित्सा है। तो बाह्य चिकित्सा जो है वो पंचकर्म के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन उसके सहायक वो उपादान कर्म है। लाइक सबसे पहले पीड़न, क्योंकि जहां जहां भी कफ है पूरे शरीर में है। ऐसा नहीं होता है कि कफ की स्थिति स्थान अगर हमारे उधर जत्रुगत, यानी कि हमारे चेस्ट से ऊपर का स्थान कफ का है, तो वहीं पे कफ की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वात पित्त कफ पूरे शरीर में ये विचरण कर रहे हैं, क्योंकि बिना तीनों की कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती है। तो कफ को पूरे शरीर में जहां जहां भी है उसको निकालने के कुछ हमारे टेक्निक्स है। सबसे पहला उद्वर्तन, यानी कि जो पाउडर मसाज होती है, वो अगर हम पूरे शरीर में करते हैं तो जहां जहां भी कफ है तो वो क्या होगा, उसका उसका विलयन होगा, और उसका विलयन करके हम उसे नियरेस्ट रूट, यानी कि मुंह से, नाक से निकाल सकते हैं। तो पहला उद्वर्तन हो गया। उपटन, आप एक कुछ हमारे हर्ब्स हैं जो कि थोड़े उष्ण होते हैं, जैसे अगरू है, और हमारा लेपन करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कोल कुलत्थादि चूर्ण हो गया, और कुट्टम चुक्कादि चूर्ण हो गया। तो इन सब का क्या कर सकते हैं, हम लेप कर सकते हैं अपने पूरे शरीर में। जैसे अमूमन आपने देखा होगा, राजा महाराजा लोग पहले लेप करते थे, लेप करने का थोड़ा देर उसको सुखाते थे, देन फिर वो स्नान करने के लिए जाते थे। तो इस तरीके की व्यवस्था भी आप कर सकते हो। आप कवल, यानी कि जो मुंह में है उसमें कुछ आप ऐसे द्रव्य जो कि कफ का विलयन करे, उसको मुंह में भर सकते हो। तो सबसे हम लोग जो लोग बताते हैं, नमक और पानी, उसका आप कुल्ला कीजिए, गंडूश धारण कीजिए। तो कवल और गंडूश ये दो चीज है। कवल का मतलब होता है कुल्ला करना, ठीक है, कि मुंह में पानी भरा और उसको चलाया, ये कवल हो गया। और सिर्फ कोई चीज द्रव्य आपने मुंह में रखा और उसको धारण कर लिया, जैसे कि आपको लगता है कि मेरे कफ बहुत ज्यादा है और निकल नहीं रहा है, तो आप नमक का पानी या नमक में थोड़ा सा हल्दी मिला करके या सौंठ मिला करके आप मुंह में धारण कर सकते हो। तो गंडूश मतलब होता है मुंह में धारण करना, उसको थोड़ी देर धारण करके रखिए। बहुत सारे लोग ऑयल पुलिंग के नाम से इसको जानते होंगे। तो कई व्याधियां हैं जिसमें ऑयल भी हम लोग वो करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसमें महानारायण तेल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिदोष शामक है, तो तीनों दोषों को शांत करता है, तो उसको भी हम धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ हो गया। अंजन आंखों में हम लोग लगा सकते हैं, सुरमा जिसे आम भाषा में कहते हैं, हमारे आयुर्वेद में उसे अंजन कहते हैं। तो उससे भी क्या होगा कि जितना भी कफ होगा हमारी आंखों में या फिर हमारे आई बॉल के पीछे, तो उसको आंसू के रूप में वो बाहर निकाल देगा। धूमपान कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी औषधियां हैं जिसको हम लोग घी में और किसी कॉटन में या फिर किसी सूती कपड़े में या फिर जो मार्किन का कपड़ा आता है उसमें हम बना करके उसको जला, पहले बनाना है, फिर उसको जलाना है, फिर उसका जो धुआं है उसको हमको नेजल से 3 बार इस नाक से, 3 बार इस नाक से लेना है, और मुंह से ही छोड़ना है। फिर 3 बार मुंह से लेना है, फिर नाक से ही छोड़ना है। तो इसे धूमपान कहते हैं। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, लोबान आप ले सकते हो, थोड़ा सा हल्दी ले सकते हो, और इसमें लोबान और हल्दी मिला करके और घी मिला करके, और किसी भी जो मार्किन का कपड़ा है उसको अच्छे से आप स्टिक स्टिक टाइप का बना लीजिए। उसको मोड़ते जाएंगे तो वो स्टिक का रूप ले लेगी, और उसको सुखा लीजिए फिर, और उसको फिर उसमें थोड़ा सा मनाशिला भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप डाल करके सुखा करके फिर उसको आप लीजिए। तो इससे कफ जितना भी होगा आपके गले में, नाक में, आई बॉल के पीछे जो भी आपका साइनस होते हैं वहां पे, तो उसको सबको ये क्या करेगा, शमन करेगा। इसके बाद आता है जो मेन पंचकर्म होता है, उसमें हम लोग वमन कर सकते हैं। और वमन में भी क्लासिकल वमन कर सकते हैं, श्रद्धा वमन भी कर सकते हैं। क्लासिकल वमन में लगभग 21 दिन का समय लगता है। और नस्या कर सकते हैं कि नाक में कुछ ऑयल हम डालते हैं, जिससे क्या होता है, जितना भी कफ होता है वो सब मुंह के रास्ते, कफ के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो ये पंचकर्म का बहुत अच्छा टेक्निक है, और ये आप घर पे भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई विशेषज्ञ डॉक्टर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और इस ये परफेक्ट ऋतु है। 3 ऋतु जो मैं थोड़ा बता दूं, जो मैंने दोषों की बात करी कि शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, वर्षा ऋतु से पहले प्रावट ऋतु जो होती है
उसमें वात बढ़ता है, और वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है। तो इन तीनों ही ऋतु में वमन करना है हमें कफ के शमन के लिए, शांत करने के लिए, और विरेचन करना है पित्त के शांत करने के लिए शरद ऋतु में, और प्रावट ऋतु में वस्ति चिकित्सा करनी है। तो ये तीन विधान है जिससे कि हम अपने दोष जो बढ़े हुए हैं उसको शरीर से बाहर निकाल दें, ताकि वो ऐसी स्थिति में ना आए कि रोग को उत्पन्न करे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की जीवन शैली पद्धति को आप अपनाइए, और ऋतुओं को अकॉर्डिंग अपने बॉडी का क्या आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए, उसको समझेंगे तो मेरे को लगता है कि आप निरोगी जीवन की चाहना तो रख ही रहे हैं, क्योंकि आप सभी योगी हैं। और योग में दोष की स्थिति को अगर आप और समझ जाएं, तो अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको अगर आप बताएंगे तो उनके जीवन में भी आने वाले रोग मेरे ख्याल से या तो आएंगे नहीं, या फिर आएंगे तो वो चिकित्सा से और आहार विहार को यूज करके वो ठीक हो सकते हैं। तो मैं अपना व्याख्यान यही विराम देता हूँ, और अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस ऋतुचर्या से रिलेटेड, या फिर किसी और व्याधि से रिलेटेड, या किसी भी समस्या से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइएगा। कंचन जी बताएं। नमस्ते डॉक्टर साहब। आपने ऋतुओं नमस्ते। के बारे में बताया। सर जी, डॉक्टर साहब मेरे को ये पूछना था कि जैसे अ, ये हमारा हेमंत ऋतु लगभग चल रहा है, तो जैसे बेंगलोर में है तो वहां पर तो नियर अबाउट यही ऋतु चलेगा, तो ये कौन सा ऋतु वहां फॉलो करेंगे? जैसे कई लोगों को कहते हैं वहां सूट नहीं करता बेंगलोर में, जैसे हम दिल्ली में थे तो बेंगलोर आए हैं तो कफ पड़ जाता है, गले में एकदम कुछ होता है। तो इसमें कैसा आहार विहार रखना चाहिए, मतलब जो नॉर्मली रहता है वहां पे? हाँ मैम, देखिए मैं बताता हूँ, कई लोग क्या होते हैं कि ऐसी बेल्ट में है जहाँ पे ये सारी की सारी ऋतु अप टू मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि जो सूर्य की स्थिति है वो प्रभाव डालती है। तो आप अपना अभी जो मैंने ये पूरा व्याख्यान दिया ना, ये आप ही के लिए ऐसे समझ लीजिए, और जो भी चीजें मैंने आहार के रेस्पेक्ट में बताई है आपको, उसको आप फॉलो कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए आपका कफ का, देखिए बेंगलोर में जितने भी लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा ये इशू रहता है, क्योंकि कई मेरे पेशेंट्स हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नियमित रूप से आप कुंजल क्रिया की आदत डाल लीजिए, या फिर आप कम से कम बसंत ऋतु में एक बार अपना वमन क्लासिकल कराइए। उससे क्या होगा कि पूरे आपका साल भर का जो एक कफ जनित जो व्याधियां हैं वो या तो होंगी नहीं, या फिर बहुत ही मिनिमम होंगी, जो कि आप थोड़ा सा आहार विहार ठीक करोगे तो उससे ठीक हो जाएगा। तो आप लोग के लिए, बेंगलोर वासियों के लिए, या फिर उधर जितने भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, या फिर थोड़ा सा एक जैसा रहता है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि जो ये ऋतुओं का विभाजन किया गया है इसमें आप इंक्लूड नहीं होते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही चलेगा। तो आप ये जितना भी मैंने आपको बताया है, ये आहार विहार अगर आपने नोट किया हो, या फिर आप रिकॉर्डेड ये सेशन रहता ही है, आप उसको एक बार सुनिए और उसको आप फॉलो कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक्स। ओके जी। डॉक्टर साहब आजकल बेंगलोर में यहाँ तरबूज बहुत आ रहा है, जबकि हम लोग तो वहाँ खाते हैं वो कहीं ग्रीष्म ऋतु में। तो इस तरह की चीजें समझ ही नहीं आ रही कि क्या खाओ और क्या नहीं खाओ यहाँ पे। तो मतलब नहीं वैसे मैम। मैं बता रही हूँ, आहार बहुत डिफरेंट थोड़ा हो जाता है, चीजें मिलती हैं जो इस चीज की। मैं बता रहा हूँ मैम, ये जितनी भी आप जैसे बेंगलोर में रह रहे हो, आप बेंगलोर में अभी लेकिन आपका जो जन्म हुआ है वो बेंगलोर में शायद नहीं हुआ है ना? तो जो जिस देश काल में रहता है उस देश काल के ही आहार विहार वो करता है, तो वो स्वस्थ रहेगा। अगर वो उस देश काल के आहार विहार करेगा जहाँ पे वो, जैसे अभी बहुत सारे फ्रूट्स आ गए हैं हमारे यहाँ, जैसे कीवी का बहुत चलन चल गया है, तो मैम हम अपने हर पेशेंट को मना कर देता हूँ। एक तो वो हमारे देश का है नहीं, ठीक है, और वो इतनी दूर से ट्रेवल होके आया है, तो उसको आप कंज्यूम, तो वो आपके वात को बढ़ाएगा, ना कि आपकी बीमारियों को ठीक करने वाला है। तो जो जिस देश काल में रहता है उस देश काल के करेगा, और उसमें जो आहार उत्पन्न हो रहे हैं हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर वहाँ पे तरबूज पहुंच गया है, तो आप तो उसी देश से आए हो, देश काल में आपका जन्म हुआ है जहाँ पे तरबूज होता है, तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, उससे आप ये पूछिए ये तरबूज कहाँ के हैं,
ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आए हैं तो आप मत लीजिए, क्योंकि ट्रेवल करने वाले जो फल होते हैं उससे वात बढ़ता ही बढ़ता है शरीर में। क्योंकि जब भी कहीं कोई गति होगी तो वो वात को बढ़ाएगी, और जिसमें वात बढ़ा हुआ है आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपका भी वात बढ़ेगा। तो अगर बहुत बेमौसम का मिल रहा है तो आप मत लीजिए। जिस मौसम में यहाँ पे उत्पन्न होते हैं वो उसी मौसम में आप लीजिए। क्योंकि अभी मैंने बोला कि हर ऋतु में मिल रहा है। एक कोई ड्रैगन फ्रूट आ गया है, विदेशी फ्रूट बहुत आ रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम विदेशी फ्रूट्स तो नहीं लेने हैं आप लोगों को। तरबूज आप कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर वहां पे मिल रहा है तो आप ले सकते हैं उसको। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कराए डॉक्टर जी साहब। जी जी सर, कर्नल सर। हाँ, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। आपने जो शब्दावली का प्रयोग किया है शायद काफी लोगों को पता ही नहीं लगा होगा कि क्या होता है, क्योंकि हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और जिससे रिकॉर्डिंग तीन समझे। चार बार सुनना भी पड़ेगा। हाँ, वही वही करेंगे तभी कुछ समझ में आएगी बात। दो चीजें हैं जो आपने मेंशन भी किया था। एक तो ये है कि खड़े होकर के जब पानी पीते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस। दूसरा है कि जब पुरवाई चलती है तो बदन में दर्द शुरू हो जाता है। इनका क्या कनेक्शन है, थोड़ा इसके ऊपर अगर बताएं। जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि पुरवाई का जो मेन जो समय होता है वो ग्रीष्म ऋतु के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बरसात से पहले, और आप ये समझ लीजिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वात ये दोषों की जो स्थिति है, मैंने बताया आपका कि ये जो वात है हमारा, ये वसंत ऋतु में क्या होता है, इसका संचय होता है। और इसका प्रकोप जो होता है वो आप इसमें प्रावट ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु से थोड़ा सा पहले, 15 दिन पहले का जो समय होता है, उस समय प्रकोप हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर समय पे वात बढ़ता ही बढ़ता है। तो आप देखिए, जो पहले के हमारे लोग थे वो हमेशा, वैसे तो बोला गया अभ्यंग नित्य आचरित, यानी कि रोज मालिश करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो वात है हमारे शरीर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोष है। क्योंकि बोला गया है कि वात, कफ भी पंगु है, पित्त भी पंगु है। ये उसी तरीके से, पंगु मतलब जिनके पैर नहीं है, यानी कि अपंग। जब तक वायु ना हो तब तक ये अपने दोषों को, अपने लक्षणों को नहीं दिखा सकते। ये वैसा ही है जैसे कि एक मेघ, अगर मैं बरेली में हूं तो अगर बेंगलोर में वो मेघ पहुंचेंगे तो उसको पहुंचाने वाला कौन है? वायु है। तो वात हर तरीके से हमको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये जो पुरवाई का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस समय वात बढ़ती ही बढ़ती है। और अगर कहीं पे खबय गुण, यानी कि कहीं पे स्थान मिल जाए वात को रुकने का, तो वो अपने गुण धर्मों को प्रदर्शित करने लगती है। उसका सबसे बड़ा गुण धर्म यही है कि रुजा, यानी कि पेन उत्पन्न करना। तो जितने भी ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर होती हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, हड्डियों में क्या होता है, दो चीज होती हैं। एक तो क्या, पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, और आकाश महाभूत की अधिकता होती है। आकाश क्या है? छिद्र जो होते हैं उसमें वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बट ये छिद्र जब ज्यादा हो जाते हैं तो उन छिद्रों में क्या मिल जाता है? अवकाश मिल जाता है, खवय गुण, यानी कि वहां पे वात को रुकने का स्थान मिल जाता है। तो वहां पे पेन करने लगता है। हर किसी का तो पुरवाई में दर्द नहीं होता। ये उन्हीं का होगा पुरवाई में दर्द जिनके जोड़ों में दिक्कत है, या फिर जिनकी हड्डी टूटी हुई है। तो आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं मेरा फ्रैक्चर हो गया, पुरवाई चल रही है तो मेरे दर्द शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जब वहां पे फ्रैक्चर हुआ था तो कुछ ना कुछ स्थान तो रह ही गया होगा। कितना भी अच्छा हम कास्ट बांध ले, हम जो हम लोग प्लास्टर कर लेते हैं वो बांध ले, लेकिन जो पहले जैसी हड्डी है वो तो नहीं हो सकती ना। तो कहीं ना कहीं कुछ स्थान रह जाता है, अवकाश मिल जाता है। तो वात को उस जगह पे रुकने का स्थान मिलता है, तो वहां पे वो अपने गुणधर्मों को प्रदर्शित करने लगता है, दर्द होने लगता है। रही बात खड़े होके पानी पीने की, उसका देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम खड़े होके पानी पीते हैं तुरंत हमारा पानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद हमारे दोषों की स्थिति को वहां पे रुकने की जगह नहीं मिलती। जब हम, आप देखिए अभी मैं बैठा हुआ हूँ, सिटिंग पोजीशन में है, तो मेरे जो कुक्षी, यानी कि जो हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा आपका संकुचित रहता है। वहां पे पानी की स्थिति ऐसी नहीं होती कि तुरंत का तुरंत वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। लेकिन जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, पानी सीधे जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जठर अग्नि की जगह है। और वो जा करके हमारे तीनों दोष को, वात पित्त कफ को बढ़ा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से अमूमन ये कॉन्सेप्ट
बिल्कुल ठीक है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके कहीं ना कहीं जोड़ों में दिक्कत जल्दी होने लगती है। वो इसीलिए क्योंकि दोषों की स्थिति अगर ठीक नहीं रहेगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे खाली मैं कहता हूं कि हड्डियों की क्यों, जितनी भी धातुएं हैं सबको वो कहीं ना कहीं परेशान करती है, क्योंकि दोष जब बैलेंस रहेंगे, कहा गया है दोष वैषम्यम ही रोगम, यानी कि दोष जब अपनी स्थिति साम्य स्थिति से कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, दोनों ही स्थिति में रोग की उत्पत्ति करता है। और वो धातु साम्य को नहीं रख पाता है, यानी कि जो धातु है वो भी हमारी साम्य अवस्था में नहीं हो पाती है। तो यही कंसेप्ट है दोनों का सर, और इसको कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना चाहिए। और मैं मेरे को लगता है मैंने बहुत टफ आज हिंदी बोल दी क्या, आप लोग समझ नहीं पाए, सॉरी उसके लिए। लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए थोड़ी चीज, रुक्ष मतलब होता है, जो मैंने बोला है उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। रुक्ष मतलब रूखा होता है, उष्ण तो आप जानते ही हो, सुपाच्य आहार भी ठीक ही है, लघु भी, लघु मतलब हल्का, हल्का तो आप सभी लोग क्योंकि इतने आप लोग वरिष्ठ लोग हैं सब लोग जानते ही होंगे। और जंगल मैंने बोला, जो लोग पशु पक्षी जो पानी से बाहर की तरफ रहते हैं उसको, और जो भी चीज अगर आपको लगता है कि अगर नहीं समझ पाए हो तो प्लीज मुझे बता देना, उसको मैं कल या जब भी आप लोग मौका दोगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, जिसको भी जो चीज समझ में ना आ पाई हो। क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर हम व्याख्यान देते हैं, अगर वो हमारे श्रोताओं को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो व्याख्यान का कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा अगर ज्यादा टफ हिंदी हुई हो, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसका इंग्लिश नॉमेनक्लेचर है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी आप लोग बताइए और कुछ पूछना हो तो। हाँ, डॉक्टर वेरी साहब वेल। डॉक्टर साहब, पुरवाई जो है टेक्निकल उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? आप तो बहुत जी पुरवाई मेरा ख्याल अगर उसको एक्सप्लेन कर टेक्निकल दें व्हाट एग्जैक्टली इट इज, शायद जी लोगों को पता भी नहीं होगा। क्यों उत्तर प्रदेश में ही होता है कि भाई पुरवाई चल रही है मतलब दर्द होगा, मैं बताया ना मतलब आपको होता कि कि मैंने आपको बताया ना कि बरसात से पहले का जो समय होता है, प्रावट ऋतु बोलते हैं उसे, है ना। और पुरवाई उसका हिंदी शब्द है। ये ऋतु अमूमन कंसिडरेशन में नहीं आता है, बट आचार्य ने निर्दिष्ट किया है कि बरसात से 15 दिन पहले का जो समय होता है वहां से वात बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उस समय पे अगर आप थोड़ा सा वस्ती चिकित्सा करते हो तो ये वात आपके जो बढ़ी हुई शरीर में है वो शरीर से बाहर हो जाती है। वस्ती आप सभी लोग जानते होंगे, एक तरीके का एनीमा होता है आयुर्वेद में, ये दो तरीके का होता है। एक ऑयल एनीमा होता है जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के ऑयल अकॉर्डिंग टू द डिजीज हम लोग एनीमा देते हैं, लगभग 80 ml 100 ml तक, और ये खाना खाने के बाद दी जाती है। और एक निरुवस्ती होती है जिसमें जितने भी दोष है वो हमारे गुदा मार्ग से तुरंत बाहर हो जाते हैं, स्पेशली जो वात है। और इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें मधु, तेल, काढ़ा और बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग, प्रक्षेप द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये वो यही कंसीडर कीजिए आप कि बरसात से 10-15 दिन पहले का जो समय है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अभी मतलब घर में सभी को खांसी सर्दी हो गई है और जी, एलोपैथिक बहुत दिन से एलोपैथिक सिरप से जा नहीं रहा, तो क्या दवा लेनी चाहिए खांसी और मैं सर्दी के लिए? अभी मैंने आपको बोला कि हमारा जो त्रिसूत्र है आयुर्वेद का, आहार विहार और औषध, आप कितनी भी अच्छी औषधि ले लीजिए लेकिन अगर आप आहार विहार को कंसिडर नहीं करोगे तो ये अभी मैंने बताया अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, ये तो बढ़ेगा और ये इतने लंबे समय तक। और देखिए इस तरीके की खांसी आपको घर परिवार में होती ही रहती है, और अमूमन वो खांसी महीनों चलती है, क्योंकि मैंने बताया कि वो जो कफ अपनी शमन की स्थिति में जब जाएगा, यानी कि जब ग्रीष्म में पहुंचेगा तो अपने आप ही लोग की स्वतः ठीक भी हो जाती है। लोगों को लगता है कि वो दवा से ठीक हुई, लेकिन आप महीने 2 महीने से दवा खा रहे हो वो ठीक नहीं होती, बट जैसे ही कफ शांत हो जाता है, प्रशम अवस्था में चला जाता है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो आप इस आहार विहार को फॉलो कीजिए मैम। और अगर बहुत ज़्यादा नहीं आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप नियरेस्ट किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, और जितना भी बलगम है, कफ है, उसको मुंह के रास्ते यानी कि वमन के द्वारा आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपको तुरंत आपकी बीमारी शांत हो जाएगी। और डॉक्टर मेरा ना सोते टाइम राइट एल्बो एल्बो से कलाई तक एक 3-4 महीने हो गए हैं, वो एक नस ऐसे अकड़ गई है, तो कुछ भी ऐसा मूवमेंट करने को मुश्किल हो जाता है। राइट हैंड से मैं ऊपर हाथ बिल्कुल जाता ही नहीं है, तो क्या करना जी, चाहिए? वो महानारायण तेल लगाए, मगर डॉक्टर महानारायण तेल लगा के उसके ऊपर गर्म पानी डाले तो चलता है?
मैम सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अमूमन जो हाथ में जितने भी ये प्रॉब्लम होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, हाथ कंधा जाम हो हाँ। जाता है या फिर हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा है, अमूमन जो इसका केंद्र होता है वो हमारी गर्दन होती है। वहां से जो नर्व्स निकलती है ना, वो हमारे हाथ को मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। तो अमूमन यही देखा गया है कि लोग अपने हाथ में तेल और इन सब का प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो उसका केंद्र होता है वो होता है हमारा गर्दन, क्योंकि वहीं से सारी नर्व्स निकल रही है ब्रेकियल प्लेक्सस के थ्रू। उस वहां पे दिक्कत होती है, तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं स्थानिक जहाँ पे हमारे दर्द हो रहा है, बट उसका जो केंद्र होता है वो गर्दन होता है। तो आप किसी भी नियरेस्ट अच्छे वैद्य से या फिर डॉक्टर से जाके मिलिए, ताकि आपका स्कैनिंग हो सके गर्दन का, और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, नर्व्स कौन सी दब रही है, उसका ट्रीटमेंट पर्टिकुलर आप कराइए। क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे आप अगर लोकल ट्रीटमेंट करेंगे थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा आपको, बट वो जो मूल कारण है वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें जो नस्य ट्रीटमेंट होता है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो एक बार आप दिखा के कंसल्ट कीजिए और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए मैम। डॉक्टर साहब ये सीजन में ना बुखार वगैरह बहुत होता है। बुखार हो रहा है? बुखार होता है लोगों को, बच्चों जी। को, इनको बहुत बुखार हो जाता है, ठंड लग जाती है, कुछ हो जाता है, बहुत जल्दी हो हम्म। जाता है। इसके वही लिए क्या कफत करना ज्वर है। चाहिए? कफत ज्वर है इस समय। देखिए ज्वर भी तीन तरीके के होते हैं, वातज पित्तज कफज नॉर्मली, फिर द्वंद्वज होते हैं कि वात कफज और पित्त कफज और वात पित्त, और एक होते हैं सन्निपात ज्वर, यानी कि तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी जो ज्वर हो रहा है वो कफत ज्वर हो रहा है, और इसमें जो कफज आहार विहार को निषिद्ध कर दीजिए, जो मैंने आपको बताया पथ्य पत्ते, आप इसको फॉलो कीजिए। और सिंपल, अगर आपको बहुत जो इस समय क्या मैंने आपको बताया ना कि अग्नि जो होती है वो हमारी मध्यम हो जाती है, तो एक तो अग्नि को बढ़ाने के लिए जो हमारी चिकित्सा है, जितने भी मैंने आपको जल बताए, स्पेशली जो सोंठ वाला जो पानी है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके के जो बुखार होते हैं वो बहुत ज्यादा दिन तक रहते भी नहीं है, मैं आपको बताऊं कफत ज्वर वो अपने आप ही 3 से 4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है ना। लेकिन हाँ, ये हाँ। जरूर है कि ठंड देके आता है, क्योंकि कफ का जो गुणधर्म है, उसका जो गुण है वो शीत है, तो ठंड के संग ही आता है इस तरीके का फीवर। तो बहुत ज़्यादा वरी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अब अमूमन 5-6 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो आहार विहार का बहुत इंपॉर्टेंट है। और महासुदर्शन काढ़ा आप पी पी सकते हैं इसमें, क्योंकि वो अग्नि का वर्धन भी करेगी आपका, और आपके ज्वर को भी ठीक करेगी। शनशमनी वटी ले सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये दो दवाओं से ही आपका अच्छा सा ट्रीटमेंट हो जाएगा। शनशमनी वटी 2 गोली सुबह दोपहर शाम लीजिए आप, और काढ़ा लीजिए 40 ml, महासुदर्शन काढ़ा आधा कप गुनगुने पानी में। और जो आहार विहार आज हम लोगों ने निर्दिष्ट किया है वही आहार विहार आपको फॉलो करना है। ठीक। और वो हाथ को डॉक्टर फिजियोथेरेपी हाँ, कर सकते फिजियोथेरेपी हैं? करवा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। भंडारी जी अपना क्वेश्चन पूछें आप। भंडारी जी, आप क्वेश्चन कर रहे थे? नहीं 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 सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। मैंने कहा डॉक्टर साहब हाईली टेक्निकल हो गए हैं, अगर सामान्य जन की भाषा में होता तो बहुत अच्छा होता। तो वही वो कर्नल साहब ने पहले बता दिया है, हाईली टेक्निकल वर्ड में यूज किया है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए ऋतु तो अब हम लोग, जब मैं गया था, मैं आपको बताऊं पढ़ने के लिए अपने आयुर्वेद का बीएमएस करने के लिए बनारस में, तो मुझे भी यही लगा था कि ये इतने हाई मतलब टेक्निकल वर्ड है और पूरा संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, कैसे हो पाएगा। बट है क्या है कि बहुत सारी चीजें जब हम करने लगते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए योग साधक हैं, और आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो जो चीजें मैंने बोली हैं, जैसे निमिष वर्ड मैंने यूज किया, मैंने आपको बताया पलक झपकने को निमिष बोलते हैं, ठीक है। अब 15 निमिष बराबर एक कास्ट होता है, ठीक है। ये एक नॉमेनक्लेचर है, इसको समझना हमने इसीलिए जरूरत है। आपने बहुत सुना होगा कि बहुत अच्छा मुहूर्त निकालो, लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश करी कि मुहूर्त होता क्या है? हम लोग बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने, अभी हम लोग विक्रम संवत्सर बहुत हम लोग कहते हैं, कभी हमने जानने की कोशिश करी कि संवत्सर क्या होता है, विक्रम से ही क्यों जोड़ा गया? तो बहुत सारी चीजें जब हम करते हैं तो उसको जानने का प्रयास, क्योंकि हमारे अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज मेरे सामने आ रही है, वो हम लोग हर कोई, आपके घर में कोई अच्छा कार्यक्रम होगा तो आप क्या बोलोगे? कोई अच्छा मुहूर्त बताइए पंडित जी। मुहूर्त क्या होता है, कितनी देर का होता है? कभी हमने सोचने का प्रयास किया कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है?
है ना, और 30 मुहूर्त मिलके एक अहोरात्र बनती है। तो ये सब चीजें अगर हम लोग अगर डे टू डे लाइफ में जो भी चीज हमसे टकरा रही है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, कोई चीज अगर हमें नहीं आती, आप तो आजकल गूगल एक ऐसी चीज है कि आप तुरंत गूगल कीजिए और अब वो आपको बताएगा। ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नहीं देखिए सर, क्षमा वाली मधुरम बात नहीं है इसमें, क्षमा वाली बिल्कुल बात नहीं। अब आज के नहीं बच्चों नहीं, से आप कहोगे चवन्नी क्या है, अठन्नी क्या है, बारानी क्या हाँ है, तो उनके लिए हाँ भी हाँ ये जो चीज यूज हाँ, होती थी उसको हम छोड़ चुके हैं, थोड़ा सा उस पर मैं कर। एग्जैक्टली। अब जैसे अभी रसों की स्थिति मैंने बताई कि मधुर अम्ल लवण, ये तो समझ में आ रहा है। कटु तिक्त कसाय, तिक्त और कसाय और कटु भी समझ में आता है लोगों को कि भैया जो थोड़ा सा जो खाने के बाद आपको लगे कि यार ये तो मिर्च लग गई, तो वो कटु हो गया। तिक्त क्या होता है और कषाय, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जिसको खाने के बाद आपकी जीभ भारी हो जाए, कसैली हो जाए, तो वो कषाय है। और तिक्त क्या है, जो बिल्कुल कड़वी हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे को लगता है कि मैं बीच बीच में स्पेसिफाई कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, कुछ टर्म्स है, जैसे कि मैंने वो जो शुरुआत का जो काल का आपको पूरा बताया, वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मुहूर्त, ठीक है, और एक पक्ष, अभी हम लोगों ने बोला कि पक्ष क्या होता है, ठीक है, दो पक्ष बराबर एक मास होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेंगी, अगर हम लोग क्योंकि हम लोग जिस विधा से हैं, और हम लोग सब, आप लोग सब लोग योगाचार्य हैं, तो इन सब चीजों को समझ के, क्योंकि ये आप लोग जन कल्याण के लिए काम कर रहे हो, और मैं समझता हूँ जितने भी लोग आपके योग कक्ष में आते हैं, वो ना जाने कितने लोगों को और बताने के निमित्त बनते होंगे कि आप ये करो ये करो। तो हम एक समाज में अच्छी चीज हम दे सकते हैं लोगों को। और अगर आज अगर ये चीजें नहीं आ पाई यहाँ पे, तो ये आपके लिए मैं टास्क देता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से सुनिएगा अगली उस चीज को। क्लास तक हम याद करके रखेंगे। हाँ, पॉइंट आउट कीजिए और गूगल गूगल पे वो कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सुंदर सर। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, क्योंकि टाइम भी। ये लगा मिला है के कि आपकी हाँ बहुत पड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी। अब वो राई का तेल या अब ये महानारायण तेल लगा के उसके ऊपर गर्म पानी डालना या नहीं हाँ हाँ डालना? हाँ, गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिएगा। अच्छा अच्छा, थैंक दीपन जी, समय काफी हो गया है, और दीपन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो संडे की हमारी जो कक्षा चलती है, जिसमें डॉक्टर्स को बुलाना होता है, दीपन जी पूरा संभालते हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है, और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं दीपन जी। तो दीपन जी, आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कि आप। ऐसे लोग मिले हैं डॉक्टर साहब जैसे कि जो मतलब हमारे साथ हमेशा एक ही बार कहने में तैयार हो जाते हैं, तो ये तो आराम से इजीली हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, काफ़ी अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन किया। और वास्तव में इस आज की जो रिकॉर्डिंग है उसको हर एक जिन्होंने भी ये क्लास अटेंड करी है 2-3 बार सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अच्छे से समझने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर विजय आनंद जी भी हमारे साथ में हैं सर, यदि कुछ आप कहना चाहें तो। जय श्री राम। जय श्री डॉक्टर साहब का राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब थैंक ने यू सर, मुहूर्त की थैंक बात बताई, तो उसमें दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार मैं एक शादी में गया था, और वहां शादी के अंदर वो नाच वाच, ये फोटो वोटो, उसमें टाइम लग रहा था। और पंडित जी बैठे हुए दुखी हो रहे थे। मैं, पंडित जी दुखी क्यों हो रहे हो? कह लगे जिस मुहूर्त में शादी होनी चाहिए वो मुहूर्त ये निकल रहा है, अब ये जीवन भर दुखी होंगे। जैसे भगवान राम का जो विवाह हुआ था, तो देवता सारे घबरा गए कि अगर ये शादी समय पर हो गई तो आगे के सारे काम कैसे होंगे। तो उन्होंने परशुराम जी को भेजा ताकि वो मुहूर्त निकल जाए, वो घड़ी निकल जाए। तो ये जो घड़ी है, ये मुहूर्त है, ये बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान करना। दूसरा, जो हमारा संभोग का समय होता है उसकी भी तिथियां तय हैं कि इन इन तिथियों में ना करें, इस समय में ना करें। अभी मैं सवेरे भागवत पढ़ के सुना रहा था, तो उसमें ऋषि ने कहा, वो पत्नी आ गई शाम के समय कि मुझे इस समय करना है। उन्होंने कहा नहीं, ये समय गलत है, इस समय नहीं करना। नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? दो राक्षस पैदा हो गए। तो ये जो घड़ी मुहूर्त जो बात बताई है डॉक्टर साहब ने, ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान करना है। इसका हम ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफलता होगी। नहीं तो हम जीवन भर दुखी रहेंगे। ये जितने लोग जीवन भर दुखी रहते हैं ना, इन सबको घड़ी वड़ी का कोई ध्यान नहीं रहता, मुहूर्त का ध्यान नहीं रहता। ये बहुत बहुत बढ़िया बात कही है। धन्यवाद। थैंक यू सर।
थैंक यू। जैसे धन्यवाद सर। शादी का भी लग्न तय होता है ना आज की डेट में, तो अब लग्न के हिसाब से शादी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बारात आने में इतनी देर हो जाती है कि वो टाइम ही निकल जाता है, वो शुभ मुहूर्त जिसको आप कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। और आगे भी हम जो भी ऋतु के बारे में आगे कुछ वो होगा तो हम करेंगे। एक मिनट का समय और लूंगा, एक मिनट समय जी और लूंगा। इसी में ध्यान आया कि जीजाबाई ने जब बेटा पैदा हुआ था तो उसको ये बताया गया था कि अगर इतने बजे के बाद पैदा होगा तो देवता होगा, इससे पहले पैदा होगा तो राक्षस होगा। तो जीजाबाई ने कहा मेरे हाथ पैर बांध दो, मैं कितना ही चीखूं चिल्लाऊं, लेकिन उस घड़ी से पहले बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। तो वो घड़ी निकलने के बाद जब अच्छी घड़ी आई तब उसने कहा मेरे हाथ पैर खोल दो, और फिर शिवाजी पैदा हुए। यह घड़ी का मोड़। धन्यवाद। कक्षा को समापन करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस प्रभु का, हाथों का घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई है। कल सुबह फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी जो आप